गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास कल हम जो चैप्टर कर रहे थे तो हम यहाँ पर यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा कल हाफ हो चुका था, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना तक हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं और आज हम जहाँ से पढ़ेंगे वो है यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जो है वह बहुत ज़बरदस्त था। 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यदि हम देखें तो वह यूरोपीय संघ ही है, ठीक है। पहले पे अमेरिका है और सेकंड पे यहाँ पर कौन है, यूरोपीय संघ है। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखती हूँ तो वह लगभग 17,000 अरब डॉलर है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। देखिए, जो अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ठीक है, वह आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, सबसे उसका प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। और यूरो करेंसी जो है वह यूरोपीय संघ की है, ठीक है। आपसे पूछा जाए यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है तो यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है बेटा, यूरो है। और यहाँ पर देखिए आप कि यह भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की जो करेंसी है उसके लिए खतरा या उसके प्रभुत्व के लिए खतरा बन जाए। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। यदि पूरे वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करें तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसके चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। देखिए, जब भी आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इसके व्यापार जो है वह अमेरिका से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जब भी व्यापार विवादों की बात होती है तो यह मतलब अमेरिका और चाइना से जब भी बात करता है तो वह पूरी धौंस के साथ बात करता है। और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराजों के मुल्कों पर भी है। यदि हम इसकी इकोनॉमिक पावर की बात करें तो इसका इफ़ेक्ट जो इसकी नेबर्स कंट्री हैं उन पर ही नहीं है बल्कि जो एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट्स की यदि मैं बात करूं तो वहां पर भी वहां के जो मुल्क हैं, वहां की जो कंट्री हैं उन पर भी है। और यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ में 2 ऐसी कंट्री हैं जो सुरक्षा परिषद की यदि मैं बात करूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं यहाँ सुरक्षा परिषद जिसका गठन किया गया है तो उसमें 5 कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं जिनके पास वीटो पावर है। और यूरोपीय संघ में उसमें से 2 कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं। कौन कौन सी हैं यूरोपीय संघ से? ब्रिटेन और फ्रांस हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश जो हैं वह सुरक्षा परिषद को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इस नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। सैनिक ताकत के हिसाब से भी यदि हम देखें तो यूरोपीय संघ के पास सबसे दूसरी बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यदि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो अमेरिका कंट्री है वह अपनी रक्षा बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वह अपनी रक्षा पर या अपनी सेना पर खर्च करती है। और इसके बाद अमेरिका के बाद हम यदि बात करें तो जो दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ की ही सेना है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस जिनके पास वीटो पावर है, जो सुरक्षा परिषद का हिस्सा है, मेंबर्स हैं, परमानेंट स्थायी सदस्य हैं। और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार भी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान की यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान की बात करो या संचार प्रौद्योगिकी की बात करो, उसमें भी हम यहाँ पर यदि देखें तो यूरोपीय संघ का यहाँ पर दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, ठीक है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो यूरोपीय संघ है, ठीक है, यह आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं
कि इसके जो सदस्य देशों को अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं, यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिस टाइम पे इराक ने अमेरिका पे हमला किया था, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो हैं वह इस हमले में उसके साथ नहीं थे। वे नहीं चाहते थे इराक पे इस तरीके से हमला किया जाए। यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे और यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि यूरो की जो यूरोपियन जो संघ है उसके जितने भी मतलब यहाँ पर देश हैं तो उनमें सभी में यूरो करेंसी लागू की जा रही है। इससे कुछ देश जो हैं वह नाराज़ भी हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। डेनमार्क और स्वीडन ने मासी ट्रस्ट संधि और साझी यूरोपीय यूरा को मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता जो है वह सीमित होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आप आसियान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आप इसे? आसियान बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। एक मैंने आपको EU के बारे में बताया था, यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया था। इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी है कि किन सर्कमस्टांसेस में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी, कौन कौन सी कंट्रीज़ उसके अंदर इंक्लूड थी। ठीक है, और उसके क्या क्या फंक्शन हैं और क्या क्या उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लेवल है, मतलब ये सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब यहाँ पर हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल में कौन से देश एशिया के दक्षिणी अक्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था बेटा? 1939 टू 1945 हुआ था। तो उस ड्यूरेशन में जो एशिया का हिस्सा है वो बार बार यूरोपीय या जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है और भारी राजनीतिक और आर्थिक उसने कीमत चुकाई है। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आप खुद ही इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। भारत जो था वह यूरोपीय जो उपनिवेशवाद था उसका शिकार था, ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, और उसकी वजह से हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप से कीमत भी चुकानी पड़ी है। लेकिन अब हम यहाँ अपने लिए राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन या गरीबी जैसी समस्याओं का, जब हम आज़ाद हुए तो इन सभी समस्याओं का हम सामना कर रहे थे। इसी शीत युद्ध की दौर में भी किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा है। आपको पता है जब पूरा वर्ल्ड जो है टू ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था तो उस टाइम पे कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर था कि वो या तो सोवियत ब्लॉक में सम्मिलित हो जाएं या फिर वो कौन से ब्लॉक में चले जाएं, जो USA का ब्लॉक है उसमें चले जाएं। ठीक है, तो ये दबाव भी इसको झेलना पड़ा था। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिणी पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। जैसे स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो ऐसी स्थिति में यह संभाल नहीं पा रहा था। बार्डुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं थे। देखिए, दो सम्मेलन हुए, बार्डुंग सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, लेकिन ये जो दो सम्मेलन हुए थे ये दोनों सम्मेलन भी जो हैं मतलब इस चीज़ में मतलब कारगर नहीं रहे थे कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी इनका ये सॉल्यूशन कर सकें। इसी के चलते दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन बनाकर एक वैकल्पिक पहल की थी और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। तो ये आपके पास एग्जैक्टली रीज़न है कि आसियान की स्थापना क्यों गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। देखिए, 1967 में इस क्षेत्र में जो 5 देश थे, 5 कंट्रीज थे, उन्होंने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए तथा आसियान की स्थापना की। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ये देश कौन से थे बेटा, उनको देख लेते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया था इसमें, और कौन सा देश है? फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है।
आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से, आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, यहाँ पर मुख्य रूप से विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। कानून के शासन तथा संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित अक्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना था और इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और उसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, आज हमने यहाँ तक हम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें। देखिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है वो है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। पेज नंबर 51 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। और 51 पेज पर जहाँ हम पढ़ रहे थे यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन का ही कुछ पार्ट रहता है, उसे देखेंगे और कुछ पार्ट हम यहाँ पर आसियान से संबंधित जो उसकी स्थापना वगैरह है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ से द EU हैज़ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। EU का पास जो उसका इन्फ्लुएंस था, जिस तरीके से वह सुदृढ़ था, तो वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसके पास सभी थे। एंड द EU इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद ए GDP ऑफ $17 ट्रिलियन इन 2016। यहाँ पर यदि मैं EU की बात करूँ तो EU की जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे बिगेस्ट इकनॉमी है। ठीक है, और जिसकी मतलब GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल 17 ट्रिलियन डॉलर है 2016 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टू दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाद इसका स्थान आता है। इट्स करेंसी यूरो, इसकी जो करेंसी यूरो है, कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। यह थ्रेट उत्पन्न कर सकती है किस चीज़ के लिए, जो US की जो करेंसी डॉलर है, जो उसके वो डोमिनेंस है, उसके लिए यह कल भविष्य में एक खतरा उत्पन्न कर सकती है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, allowing it to be more assertive in trade dispute with the USA and China। इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड में ये यूरोपियन यूनियन है, इसका शेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। और इसीलिए जब भी ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस समय पे यह US और चाइना को असर्ट कर सकता है, उस पर प्रेशर बना सकता है। इट इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर। और इसकी जो इकोनॉमिक पावर्स है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, जो इसके नेबर्स हैं, एज वेल एज और किसको और प्रभावित करती है, एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनको भी यह प्रभावित करती है। इट्स ऑल्सो फंक्शन, इसका यह भी कार्य है एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल of EU, the Britain and the France hold permanent states on the Union Security Council। इसमें यदि हम यहाँ पर देखें तो जो इसकी 2 कंट्रीज़ हैं EU के अंदर, 2 कंट्रीज सम्मिलित हैं, एक ब्रिटेन और फ्रांस। इनको मतलब जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो एक पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल लेवल पर, उसके ये परमानेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके 5 परमानेंट स्टेट्स हैं, उनमें से 2 परमानेंट स्टेट ब्रिटेन एंड फ्रांस हैं। कहता है द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स, और इसकी नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बहुत सारे हैं। दिस हैज़ अनेबल EU टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज़। इस तरीके से जो EU है वह US पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एज द करंट US पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और जैसे ही मतलब US ने जो ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया था, इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन रादर देन द coercion एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये देखिए, मिलिट्री, द EU कंबाइंड आर्म फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यदि मिलिट्री के मामले में भी देखें, आर्मी के मामले में हम देखते हैं तो जो आर्मी फोर्स है इसकी, ठीक है, वो सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे अमेरिका की है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द US के बाद यह दूसरे नंबर पे है जो अपने डिफेंस पर इतना इन्वेस्टमेंट करता है। 2 EU मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस
ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। और जो EU के जो 2 मेंबर्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और जो लगभग 550 हैं। और इट हैज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट सोर्स स्पेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके पास दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज भी हैं। एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द EU इंटरवेन इट्स इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज़। EU जो है मतलब ये वर्ड्स यहाँ से मिसिंग हैं, बट इन मैनी एरियाज़ जो लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन, जिनकी अपनी एक विदेश नीति है, एंड डिफेंस पॉलिसीज़ और डिफेंस पॉलिसीज़ हैं दैट आर ऑफन एट ओड विद ईच अदर, और जो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। दस द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेजन। जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था तो उसमें वो उसके साथ थे। एंड मैनी ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स मेड द US लेड कोalition ऑफ विलिंग, और वेयर एज जो जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, लेकिन जर्मनी और फ्रांस 2 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने अमेरिका की पॉलिसी को अपोज किया। देयर इज़ ऑल्सो ए डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिज्म इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप अबाउट द EU इंट्रोग्रेशन एजेंडा। और जो मतलब EU जो है वह मतलब पूरे उसमें अपने जितने भी राष्ट्र हैं उन पर यूरो करेंसी, एक ही करेंसी चाहती है। तो कुछ पार्ट्स जो यूरोप के हैं वह इस चीज़ के खिलाफ हैं। 10 फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं मार्गरेट थैचर केप्ट द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। इन्होंने मतलब यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन मार्केट से अलग रखा। एंड डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेस्ट्रिक्टेड द maastricht ट्रीटी, और इन्होंने maastricht ट्रीटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। एंड अडोप्शन ऑफ यूरो, और यूरो के अडोप्शंस के लिए भी इन्होंने मना कर दिया। दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ द EU टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ द फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। अब देखते हैं यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में, आसियान के बारे में देखेंगे। टेक ए लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल मैप पूरे वर्ल्ड का, एंड देखें विच कंट्री वुड यू से फॉल इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एशिया के साउथ ईस्ट में सम्मिलित हैं। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म। ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले और उसके बाद ये ऐसे एशिया के ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से जिन्होंने कॉलोनियलिज्म को फेस किया है, एंड बोथ यूरोपियन एंड जापानीज़। और ये कॉलोनियलिज्म किसका था, यूरोपियन कंट्रीज़ का एंड जापानीज़ कंट्री का। एट द एंड ऑफ द वार, जैसे ही युद्ध की समाप्ति हुई, इट कन्फ्रंटेड, इसे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की, द रिवेजेस ऑफ पॉवर्टी से संबंधित, गरीबी से संबंधित, और आर्थिक जो उसकी बैकवर्डनेस थी, एंड प्रेशर, और उसके ऊपर जो दबाव था वह डाला गया टू अलाइन विद ग्रेट पावर और अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार की स्थिति में किसी एक राष्ट्र के साथ सम्मिलित होने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया। दिस वॉज ए रेसिपी फॉर कन्फ्लिक्ट, और इस वजह से यहाँ पर झगड़े उत्पन्न हुए। विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड efforts at Asian in the third world unity such as बादुंग कॉन्फ्रेंस हुई और नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ वर इनइफेक्टिव, वह अप्रभावित रहे। इस एस्टेब्लिशिंग किस चीज़ की स्थापना करने में, कन्वेंशन फॉर इनफॉर्मल कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन, मतलब जो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी का सॉल्यूशन ढूंढने में जो ये 2 चीज़ें हुई थी, एक तो बादुंग का कॉन्फ्रेंस हुई थी, सम्मेलन हुआ था, और एक नॉन अलाइन मूवमेंट गुटने पे आंदोलन हुआ था। ये दोनों के दोनों ही इस चीज़ के लिए असफल रहे थे। इसलिए जो है वह साउथ ईस्ट एशियन अल्टरनेटिव बाय एस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इस तरीके से किसकी स्थापना की गई, आसियान की स्थापना की गई। आसियान वॉज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय द 5 कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन। इस रीजन की 5 जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा
आसियान की स्थापना की गई थी वो 5 कंट्रीज़ कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है ऐसी 5। देखिए पहली चीज़ 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने मिलकर की थी, तो वो 5 कंट्री कौन कौन सी थी ये आपको लर्न रखना है। कौन कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाय सिंगिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन the objective of ASEAN was primarily to accelerate economic and through that the social progress and the cultural development। और ASEAN जो था उसका जो मतलब एम था, ऑब्जेक्टिव जो थे उसके वो क्या थे? सोशल प्रोग्राम एंड कल्चरल डेवलपमेंट था ए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। और उसका दूसरा जो उद्देश्य था वो प्रमोट टू रीजनल पीस और जो क्षेत्रीय शांति उत्पन्न हो एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। और जो स्थायित्व उत्पन्न हो वह कानून के आधार पे हो एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और जो सिद्धांत हैं किसके? यूनाइटेड नेशन चार्टर के। ओवर द ईयर्स कुछ सालों के बाद ब्रुनेई जो है, दारुसलाम और वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, कंबोडिया जॉइन एशियन टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10। देखिए पहले 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थी और इसमें अब 5 कंट्री जो थी वह और सम्मिलित हो गई। तो टोटल जो इसके सदस्य राष्ट्र थे अब वो कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये सारा करना है। बाकी आसियान के बारे में हम कल रीड करेंगे। इतने सिर्फ आज आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया?